नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये वीडियो होगी पर्सनल फाइनेंस पे। जिन लोगों को सच डाइजेस्ट होता है और जिनको सच में अपने भविष्य की चिंता है, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक अंत में करेंगे, और जिनको कोई तकलीफ है वो डिसलाइक करके अभी जा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे दो लड़कों की बात करना चाहूँगा। इन दो लड़कों को मैं जानता हूँ। हो सकता है आप में से ही कोई ये दो लड़के हों, हो सकता है आपके आसपास ऐसे कोई दो लड़के हों या चार लड़के हों, आप इनको जानते होंगे। मैं दो लड़कों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, वो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, ठीक है। वो जॉब करते हुए उसको 3.5 साल हो चुके हैं, ठीक। उसने दो जॉब चेंज कर ली है। उसकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 42 से 45 हज़ार रुपये के आसपास है, ठीक। एक ये लड़का है। दूसरा लड़का है, उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, ठीक है। उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उसकी सैलरी क्लोज टू 36 to 38,000 है। इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ये इन हैंड सैलरी है। उसने अभी रिसेंटली जॉब पाई है, 4 से 6 महीने पहले, ठीक है। उसकी ज्वाइनिंग हुई है। इसकी एज क्लोज टू 32 ईयर्स है। इसकी एज क्लोज टू 27.5, आप 28 मान सकते हो, ठीक है। इन दोनों की एज में 4 साल का अंतर है, लेकिन इन दोनों का जो रवैया है ज़िंदगी जीने का, उसमें कोई भी अंतर है नहीं। क्योंकि जो ये लड़का प्राइवेट जॉब में है, 3 साढ़े 3 साल हो गए इसको जॉब करते हुए। इनके पास खुद की कार है, ठीक है। खुद की कार है, वो किस पे है? लोन पे है। ये भाई साहब नौकरी पाए और नौकरी पाने के जस्ट बाद ही इन्होंने कार लोन लिया और सबसे पहले इन्होंने कार ही खरीद ली, ठीक। आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं। तो ये जो भाई साहब हैं, ये 7.5 लाख की कार लिए थे, इन्होंने 9 लाख की कार ले ली, और बढ़िया एक बड़ी वाली ईएमआई लगभग 17-18 हज़ार रुपये के आसपास इन्होंने बंधवा ली है। इनकी भी ईएमआई लगभग 14 हज़ार के आसपास की है, ठीक। अब ये जो बात मैंने आपको बताई, यहाँ से आप कुछ अपने आसपास एक स्टोरी लिंक कर सकते हो कि ऐसे ही लोग आपके आसपास होंगे। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होगा, कुछ एक दो जॉब चेंज किया होगा, उसकी सैलरी हो सकता है 25 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, लेकिन उसका काम बिल्कुल इसी तरीके का होगा। कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहा होगा। कुछ लोग आपके आसपास भी गवर्नमेंट जॉब में गए होंगे, अच्छी खासी तैयारी की होंगे। समय लगता है वहाँ पर, ऑफकोर्स सी बात है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में हर कुछ अच्छा ही होता है। ये आज हो सकता है कि 40-45 कमा रहा है, वो 3 साल बाद ये 90 कमाए, लेकिन ये भाई साहब 40-45 ही पहुँच पाएंगे जब तक कि कोई इंटरनल एग्ज़ाम ना दे दे या ऐसा कुछ ना हो जाए। खैर, ये जॉब चेंज कर सकता है, ये नहीं कर सकता, लेकिन इनके पास जॉब सिक्योरिटी है। ये जॉब सिक्योरिटी नहीं, ये अलग ही लेवल की गुलामी है। खैर, उसके बारे में हम बात कभी और करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपसे बात कही वो ये है कि इन्होंने जो पर्सनल फाइनेंस है उसका रूल बहुत तगड़े से तोड़ा है। अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा चंक ये ईएमआई में देते हैं, और ईएमआई में अपनी इनकम का बहुत बड़ा चंक देना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है। इनमें से किसी ने भी ना टर्म इंश्योरेंस में प्रायोरिटी दिखाई, ठीक है। कम से कम लाइफ इंश्योरेंस जो नॉर्मल वाला होता है, अगर वो भी एक बार के लिए सोच लेते तो भी मुझे अच्छा लगता, फील गुड करता मैं, ठीक है। ना इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचा, ठीक है। सबसे पहले क्या सोचा? कार। क्यों? क्योंकि शर्मा जी का लड़का है, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहा है, नौकरी पा गया है, अब तो वो गाड़ी तो खरीदेगा ही। इसीलिए तो शर्मा जी का लड़का तैयारी कर रहा था, इसीलिए शर्मा जी का लड़का गवर्नमेंट जॉब में गया है, क्योंकि घूस लेगा, क्योंकि उसकी ईएमआई कट जाएगी, उसके मंथली के जो खर्चे हैं वो कैसे हैंडल होंगे। इतनी बड़ी ईएमआई जाने के बाद उसको घूस लेना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, उसकी तकलीफ़ है ये, ठीक है। और प्राइवेट जॉब वाला भाई तीसरी नौकरी कर रहा है, इतनी जॉब बदल चुका है, सैलरी भी 40 हज़ार के ऊपर है। वाह, इसको तो कार से चलना ही चाहिए। ये बाइक से चलेंगे इनको बहुत तकलीफ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इन्होंने पर्सनल फाइनेंस की मिस्टेक की कि इनके पास ना इमरजेंसी फंड है, ठीक है। जो इतनी बड़ी ईएमआई दे रहा है वो क्या इमरजेंसी फंड लेगा? मैं तो कहता हूँ जॉब पाने के 2 साल बाद तक अपने आसपास पड़ोसियों को बताइए ही मत कि आप जॉब पाए हो, जॉब कर रहे हो, आपके पास इनकम आ रही है, उसका शुद्ध उपयोग कीजिए, उसका आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। सर्च कर लेना, इन्वेस्टोपीडिया पे है, इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए, फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। इतना करने के बाद इतना करने के बाद कुछ सेविंग्स अलग से कीजिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे आगे चलकर थोड़ी देर बाद। आपको इसके लिए कुछ तौर तरीके सीखने होंगे, समझने होंगे। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे हम तो भैया स्टॉक मार्केट वाले हैं, हम तो बड़े स्मार्ट हो गए। नहीं भाई, आप स्मार्ट कैसे हो गए? आपको एक नदी में भेज दिया गया कि भाई साहब इस नदी में जाइए, यहाँ पर हीरा है, और उस हीरे को आपको निकालना है, भले ही थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा, यहाँ पर अंत में आपको हीरा मिल सकता है, बड़ा वाला। आप यहाँ पर आए थे हीरा खोजने, और यहाँ आप जीरा खोज रहे हो। जीरा क्या होता है पता है? दाल में पड़ता है, सब्जी में पड़ता है, जिनको पता होगा। बाकी जो ज़्यादा रईस है उनको नहीं पता होगा जीरा क्या होता है, तो जाकर अपने मम्मी पापा से पूछ लेना, उनको ज़रूर पता होगा। अभी स्टॉक मार्केट की हम थोड़ी बात कम करेंगे, रिटर्न्स की बात करेंगे, लेकिन आप जीरा खोजने लगे यहाँ पर, क्योंकि जीरा खोजना बड़ा आसान है। जीरा के लिए जो आपको
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो बड़ा आसान है। जीरा के लिए क्या है, ऐसे ही नदी के किनारे अरे जीरा आ जा रहा है, उसको आप बीने जा रहे हो, बीनना मतलब चूज़ किए जा रहे हो, सेलेक्ट किए जा रहे हो, या फिर अपने लिए उसको सेपरेट किए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन हीरा, इसके लिए कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। चाहिए सबको, ये तो सबको चाहिए, इसीलिए तो आए हो यहाँ पर। लेकिन आप जीरा क्यों सेलेक्ट करने लगे? क्योंकि कीमत कम अदा करनी है, इसके लिए कीमत बड़ी अदा करनी है। कीमत टाइम, कीमत क्या है? कीमत है रिसर्च। करना चाहते हो? नहीं। समय देना चाहते हो? नहीं। रूल्स को फॉलो करना चाहते हो? नहीं। खैर, रूल्स तो इन्होंने भी नहीं फॉलो किया। मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आप में से भी बहुत से लोग होंगे, यहाँ पर इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर अलग है। हो सकता है आप 18,000 कमाते हो सकता है आप 9,000 कमाते हो, आप कोई बाइक ले लिए हो लोन पे, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर लेते हैं। कोई एक, मैं सच में ऐसी बात बता रहा हूँ आपको, सुनकर आश्चर्य होगा। 22,000 समथिंग सैलरी, लड़के को आईफोन का नशा, और बस ले लो, ले लिया। उसके बाद क्या होना है वो तो आप जानते हो। मतलब एक बार का सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हुआ नहीं, ठीक है। कितने दिन भाई, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने दिन आप मतलब ऐसे सोचोगे कि मेरी जेब में 1 लाख का फ़ोन टुनटुनाता है तो एकदम समझ लीजिए जो वाइब्रेशन होता है वो शरीर के रोम रोम में घुस जाता है, एकदम आनंद प्रफुल्लित हो जाता हूँ मैं। ऐसा होता है क्या? उसका भी वाइब्रेशन वैसे ही होता होगा। और आप इतने हाई लेवल के इंसान हो नहीं गए हो कि आपको सिक्योरिटी अपने एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। NIA की फाइल्स वगैरह हैं आपके मोबाइल के अंदर, और ना ही आप किसी फिल्म के हीरो हीरोइन हो जिसको बहुत अच्छे कैमरे की ज़रूरत हो, प्रोसेसर की ज़रूरत हो। इवन अब तो बहुत छोटे छोटे फ़ोन्स में भी अच्छे खासे प्रोसेसर आ जाते हैं। खैर, वो सब बातें बाद की। मैंने आपको मिस्टेक बताई कि इन्होंने जो मेन चीज़ जो ज़रूरी थी, जो हीरा था, वो नहीं खोजा इन्होंने भी जीरा खोज लिया। ये समाज का जीरा है, सब जानते हैं डेप्रिसिएटिंग एसेट है। और जब भी मैं किसी ऐसे इंसान को देखता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ ना कि ये कमा इतना रहा है, चल रहा है 7 लाख की, 8 लाख की, 9 लाख की कार से, नई कार खरीद लिया। यूज्ड कार्स भी होती हैं, आप उनका उपयोग कर सकते थे। लोन पे क्या ज़रूरत है खरीदने की? कम से कम मैं आपको कहता हूँ, जो आप इनकम साल भर में कमाते हो उतने की ही आपकी कार होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है। तो इन दोनों को अगर कोई कार सेलेक्ट ही करनी थी तो ऑल्टो करनी थी, ठीक है। वो भी उसका 50% आप कम से कम डाउन पेमेंट किए हो, वो भी नहीं किया इन्होंने। ना इन्होंने ठीक सिलेक्शन किया कार का, ऑल्टो मतलब एकदम छोटी साइज़ की कार। दूसरी चीज़, 50% आपको डाउन पेमेंट कर देनी थी, लगभग 2-2.5 लाख रुपए, वो भी इन्होंने नहीं किया। पूरा रिकॉर्ड अच्छा है तो कुछ भी फ़ायदा उठा लोगे। आजकल तो सिविल स्कोर का बोलबाला है। सिविल स्कोर अच्छा हो भाई साहब, आप भैंस अपने घर लेके चले जाओ 1 रुपये दे करके, वाह। तो इन सब ने वही किया। ये हो गई पर्सनल फाइनेंस की मिस्टेक्स। आप में से बहुत से लोग ये करते होंगे। अगर कर रहे हैं तो अपने सर पे थोड़ा सा हाथ फेरिए और अपने आप को समझाइए, बेटा बहुत हो चुका है, अब थोड़ा सीखने समझने और जानने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये बता दूं, ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं, ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं। इस लड़के ने MBA किया हुआ है, ठीक है। इस लड़के ने पोस्ट ग्रेजुएशन करके 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है। वहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखा होगा, समझा होगा। वहाँ पर भी फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। सोच लीजिए, एक लड़का जो MBA किया हुआ है वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। एक लड़का जो इतनी बड़ी पढ़ाई करके बड़े समय तैयारी करके जॉब पाया है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो हम आप कौन से खेत की मूली होंगे जब हम अपने 18, 20, 25 ईयर्स की एज में गुजर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, जब हमारे पास फर्स्ट सैलरी आने वाली होगी तो। और बात सिर्फ फर्स्ट सैलरी की नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि लोगों की उम्र 45 साल हो गई, 50 साल हो गई, लेकिन अभी शौक़ नहीं ख़त्म हुआ है। वो जवानी वाला शौक़ अभी बरकरार है। बस अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वो लड़के 10 लाख की कार खरीदे हैं, हम 25 लाख की कार खरीदेंगे। हमको छोटी मोटी कार पसंद ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मिस्टेक जो करनी है, ये पैसा हम कहीं और सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। हमको यही काम करना है, ठीक। हमको यही काम करना है। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सबसे बड़ी मिस्टेक। अपने आसपास लोगों को देखिए, समझाइए उनको और ख़ुद भी समझ जाइए। बस एक चीज़ आपको आगे चलकर क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपका कार से चलने का शौक़ है, सेकेंड हैंड कार मार्केट में है, आप वहाँ से जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने जो बोला ना, साल भर की आपकी जितनी कमाई है उससे ज़्यादा आपको कार पर नहीं खर्च करना चाहिए। तो उसके पीछे मैंने बहुत अच्छी कैलकुलेशन भी करी है, कभी शेयर करूँगा मौका रहा तो। बाकी आप पैसे इकट्ठा कर लो। जैसे कि आप साल भर का मान लेते हैं 3 लाख कमाते हो, तो कोशिश करो 2 लाख इकट्ठा कर लो एक साथ। उसके बाद आप जाकर कार खरीद लो कहीं से 4-5 लाख की, क्योंकि आप डाउन पेमेंट ठीक ठाक दे दोगे। ये आप कर सकते हो। खैर, हम चलते हैं अगले मेन कैलकुलेशन पार्ट पे, क्योंकि ये जो लोग EMI चुका रहे हैं एक डेप्रीसिएटिंग एसेट पे। डेप्रीसिएटिंग एसेट क्या होता है? आपने उसको 10 लाख का ख़रीदा, उसकी वैल्यू ऐसे 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 गिर रही है। यहाँ पर वो 10 लाख थी, यहाँ पर वो 8 हुई, यहाँ पर वो 6 हुई, यहाँ पर 4 हुई, यहाँ पर 2 हुई, और फिर
ऐसे 1.5 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, कभी 80,000, कभी 60,000, कभी 50, 40, 30, और एक समय ऐसा आएगा वो कबाड़ हो जाएगी। ठीक है, कबाड़ भी हो जाएगी गाड़ी आपकी, सरकार कहेगी इसको ले जाके कूड़ेदान में फेंक दो, हम आपको 10, 20, 25,000 रुपये दे देंगे, बस उसको लेकर घर जाओ। तो जिस चीज़ के लिए आपने अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय खपाया, जाकर जॉब की, दूसरों की गुलामी करी, ठीक है, पैसे खूब उसके पीछे पे किए आपने, एक डेप्रिसिएटिंग एसेट पे आपने लोन लिया है, इससे बड़ा ब्लंडर आप कुछ कर सकते हो? आपने लोन लिया है किस पे? एक डेप्रिसिएटिंग एसेट पे। एक एप्रिसिएटिंग एसेट आप कहीं ज़मीन खरीदे होते, आप इवन गोल्ड भी खरीद लिए होते लोन लेकर के, तब भी मैं एक बार के लिए बोलता चलो ठीक है, कम से कम आपने ब्लंडर नहीं किया है, गलती है लेकिन ब्लंडर नहीं है। आप लोन लेकर एक बार के लिए, जो कि एकदम घटिया चीज़ है, कि स्टॉक भी खरीद लिए होते, तब भी मैं आपको कहता चलो आपने गलती की है लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर नहीं किया है। लेकिन जो, और सोचिए, ये सब पढ़े लिखे लोग करते हैं, ये सब पढ़े लिखे लोगों की गलती है। हम बेचारे उनको क्या दोष देंगे जो नॉर्मल सी ग्रेजुएशन किए हैं, नॉर्मल सा 12th किए हैं, नॉर्मल सी 10वीं की पढ़ाई, नॉर्मल सा बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें हैं? ये हम आप सबकी पढ़ाई का स्तर है। सोच लीजिए लिटरली हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस आ रही है देश में? इससे ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारे बाप दादा रखते थे, उनको भी पता था कि भाई साहब इसका दाम नहीं बढ़ता है, तो वो भी कुछ अच्छे तरीके निकालते थे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। अब हम कुछ बड़ी कैलकुलेशन पे चलते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने इन डेप्रिसिएटिंग एसेट पे पैसा नहीं लगाया, आप अलग अल्टरनेटिव मेथड आप उपयोग कीजिए। मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूँ कि आप बाइक यूज कीजिए, कि आप ओला उबर यूज कीजिए, या फिर आप टैक्सी यूज कीजिए, आप पब्लिक व्हीकल यूज कीजिए, ट्रेन यूज कीजिए, जो आपका मन हो आप वो कीजिए। अगर आपको पैसा खर्च ही करना है तो आप सेकेंड हैंड कार मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, बाइक मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ज़रूरत ना है तो मत बाई कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है 80 से 90% लोग शो ऑफ में आकर के एकदम मरे पड़े हैं, ज़िंदगी में लंका लगी पड़ी है एकदम। मतलब बीवी घर पे नोच खाने को तैयार है, बच्चे नोच खाने को तैयार हैं, लेकिन शर्मा जी को अरे वाह, हम तो गाड़ी में बैठे हैं, 4 लोग देख के जल के राख हो जा रहे हैं, शर्मा जी इसी चौड़े हुए पड़े हैं। मतलब सड़क पे ऐसे चल रहे हैं सीना चौड़ा करके, घर में घुसते ही बीवी गाली दे रही, बच्चे गाली दे रहे हैं। वो शर्मा जी को चलेगा, वो वर्मा जी को चलेगा, वो सबको चलेगा, जो भी हैं शर्मा जी वर्मा जी। बीवी 4 दीवारी के अंदर गाली दे रही है ना, बच्चे वहीं गरिया रहे हैं ना आपको। 4 लोग तो एकदम सड़क पे भुन गए थे, अरे देखा उसका मुंह, हमार करवा देख के एकदम बेहोश हो गया। क्या करें, ये यूपी बिहार में यही होता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ और जगहों पे नहीं होता है, और जगहों पे तो और बड़ी बड़ी मिस्टेक्स लोग करते हैं। थोड़ा आप समृद्ध जगहों पे जाओगे ना, वहाँ पर और बड़ा शो ऑफ है। यहाँ पर तो उनका काम 5, 7, 8, 10 लाख की गाड़ी में चल रहा है, वहाँ तो उनको 15, 20 लाख चाहिए। और ये मिडिल क्लास मेंटालिटी है। मिडिल क्लास क्या करता है? खर्च करना सीखता है। नौकरी क्यों चाहिए? अरे हम तो देश की सेवा करेंगे। तुम देश की सेवा करने जा रहे हो? तुम नर्क बनाने जा रहे हो अपनी ज़िंदगी। जिसकी खुद की ज़िंदगी नर्क है वो देश की सेवा क्या खाक करेगा? ये है पर्सनल फाइनेंस का मैनेजमेंट। अब कुछ बातें आपसे मैं शेयर करता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ आपको बताना चाहूँगा। अगर आप पर्सनल फाइनेंस को समझते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपने इतनी वीडियो देखी है तो कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ कमाल का, उसको आप लेकर जाइए और इसका उपयोग कीजिए, ठीक। मैं सिर्फ 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन लिया हूँ थोड़ी सी अतिशयोक्ति में लिया हूँ, क्योंकि हम कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड काम करते हैं, वो सलाह देते हैं, तो हम लगभग अपना टारगेट कुछ रखते हैं। उस टारगेट की भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके छोटी शुरुआत भी कर सकते हो, ठीक। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि हमको सिर्फ 1000 रुपये महीने, ठीक है, 1000 रुपये हर महीने डालने हैं अपने एक अकाउंट में। वहाँ पर हमको 60 महीने के लिए ये पैसा डालना है लगातार, ठीक है। 1000 तो कितना हो गया? 7 लाख, 7,20,000, इतना ही तो हुआ। जी हाँ, साल भर का कितना होगा? साल भर का होगा 12,000, 6 साल का होगा कितना? 72,000। जी नहीं, यहाँ पर आपको जो टोटल पैसा जमा करना है वो सिर्फ जमा करना है कितना? 60,000, क्योंकि ये 1000 रुपये 60 बार आपको जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ। 4% पे केवल आप इंप्रूव कीजिए, और ये 4% का हम अपने स्विंग ट्रेड पे टारगेट रखते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े होंगे उनको ये बात पता होगी। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी, और 90% लोगों को ये तो लगेगा अरे 4% की आप महीने में बात करते हैं, हम तो एक दिन में 50% की बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। बस हम बहुत कंजर्वेटिव हो गए हैं, ना बहुत ज़्यादा हम एकदम हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। हम एकदम रियलिटी चेक करने की बात कर रहे हैं कि 60,000 हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, 60 महीने तक हम सिर्फ 4% कमाएंगे, तो हम जो पैसा कलेक्ट कर लेंगे एट द एंड ऑफ 60 मंथ्स, तो वो हो जाएगा लगभग 2.5 लाख रुपए, ठीक है। मोर देन 2.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह रहे हैं।
अब आप सोचिए कि सेम चीज़ हम करेंगे, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डबल हो जाएगा। हम 8% पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये चीज़ डबल होगी? ठीक है, क्या ये 2.5 लाख 5 लाख हो जाएगा? क्या ये 2.5 लाख जो है 6 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना 14, कितना 14 लाख से भी ज़्यादा, मतलब कि 14.5 लाख रुपए। ठीक, 14.5 लाख, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डबल किया, जो अमाउंट है वो क्लोज टू 5 गुना हो गया। ठीक है, क्लोज टू मोर देन 5 टाइम्स हो गया, 5x, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2x हमने किया और ये अमाउंट 5 गुना बढ़ गया। ठीक, अभी अगर हम सिर्फ 2% और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो ये जो 14 लाख है, क्या ये 20 लाख हो जाएगा, क्या ये 25 लाख हो जाएगा, क्या ये 30 लाख हो जाएगा, क्या ये 35 लाख हो जाएगा? नहीं, ये 36 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है? सिर्फ 60,000 रुपये का। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, वैल्यू। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस ह्यूमंगस टारगेट को अचीव करना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको अचीव करने जाइए, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस 2.5 लाख के पीछे भागिए। मैं आपसे कहता हूँ आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पीछे भागिए। आप 10 नहीं कर सकते, 8 कर सकते हो, 8 नहीं कर सकते, 4 कर सकते हो, 4 नहीं कर सकते, 2 से शुरुआत तो कर सकते हो, महीने के 2% से, वो भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ महीने के 1% से तो शुरुआत कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते, महीने के 1% से भी शुरुआत। तो जाकर पीपीएफ में चेक कीजिए इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, वहाँ तो 8% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपको सेफ रिटर्न मिल जाता है। इसके पीछे तो जा सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करने के लिए। भले वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, हम स्टॉक मार्केट में मंथली बात कर रहे हैं, वहाँ पर ईयरली बात होगी, चीज़ें लंबे टाइम होराइजन के लिए जाएंगी, 15 साल के लिए जाएंगी, लेकिन कम से कम आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा तो उठा पाओगे। मैंने आपसे ये बातें फालतू मोटिवेशन देने के लिए नहीं की हैं, मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये कैलकुलेशन मैंने बहुत ही जल्दबाजी में की है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है वो आपको समझाने की कि ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो ना, इसको आप लोन की ईएमआई देने में मत उपयोग कीजिए कि मेरी कार का ईएमआई अगर 9.5 पे बंधेगा, बहुत ज़्यादा 15,000 की किस्त आ रही है, 8.5 पे बन जाता, प्लीज़, मतलब 50 जगह दौड़ोगे, 8.5 पे बन जाता, ये ईएमआई तो 13,000 की आ जाती किस्त, और कहीं 7.5 हो जाता तो 11,000 12,000 की ईएमआई आ जाती। आप इसके पीछे क्यों परेशान हो? आप ये सोचो ना कि मैं अपने फंड्स को, एंड ऑफकोर्स सी बात है कि आप ये पे करने जा रहे हो एक डेप्रीसिएटिंग एसेट पे, तो आप ये ब्लंडर अगर समझ पा रहे होगे ना तो आज ही ये गलती करना ख़त्म करोगे। और दूसरी चीज़, अगर किसी ने ले रखा है, किसी के पास तकलीफ़ है, तो उसको प्रीपे करके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए जितनी जल्दी प्रीपे कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में आपके पास जो आपकी खुद की वैल्यू बचती है वही पे करना होता है। शुरुआत में ब्याज ज़्यादा लगती है, जितना जल्दी प्रीपे कर दोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ ना कुछ क्लियर करने में आपकी मदद कर पाया हूँ। अब इस वीडियो का क्रक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ तक आए हो, आपको मैंने जो यहाँ पर बात बताई है, हम 4% का अपना मंथली टारगेट रखते हैं। ठीक है, 4% का अपना मंथली टारगेट रखते हैं, ये हमारा बड़ा वाला टारगेट है। इसके आगे हम जाते हैं, हम 2-3 तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, स्विंग और इन्वेस्टिंग में हमारा जो अलग लेवल का टारगेट होता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल हमें समय नहीं देना होता है, इसलिए वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि हम महीने में सिर्फ अगर 2 घंटे भी दे दें तो भी हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास ढेर सारी उपयोगिताएं हैं। मैंने आपको यहाँ पर कोई फालतू मोटिवेशन नहीं दिया है, फिर से वही बात कहूँगा, आप इसके पीछे मत भागने लगिएगा कि मुझे अब 4% महीने का कमा के ही दिखाना है। इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 8% पे भागना है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि इंटरेस्ट रेट अगर आप डबल कर लोगे, यानी कि अपनी अर्निंग की जो परसेंटेज वैल्यू है उसको अलग कर लोगे, और यहाँ पर मैंने टाइम होराइजन बहुत छोटा रखा है, सिर्फ 5 साल का। ठीक है, 5 साल का टाइम होराइजन रखा है। अब यही टाइम होराइजन मैं आपको 10 साल का बता दूँ ना, तो वो नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको बिलीव नहीं होगा सच में। खैर, वो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर चांसेस में होती है, उसको आप इग्नोर कीजिए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपको टाइम पे फोकस करना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम दे रहे हो, क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रोल बड़ा प्ले करेगा। दूसरी चीज़, कितने परसेंटेज रिटर्न से आप उसको मतलब आपने कैगर कितना बना के रखा है, आपका CAGR कितना चल रहा है। जैसे निफ्टी ने ही आपको 14% सालाना का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक, तो जो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट 5-6% पे कर रहे हैं, उनके लिए तो निफ्टी ETF ही बेटर ऑप्शन है, अगर आप 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन रखते हो, 3, 5, 7 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक कैलकुलेशन आपके सामने रखा है, ये कैलकुलेशन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो आई होप आप इसको समझोगे और इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लोगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन ना समझ लीजिएगा इसको। मैं आपके अंदर जो इंटरनल सेल्फ है उसको जगाना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ,
और अब जाते जाते रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि अपने आसपास, आपके आसपास भी कुछ ऐसे महापुरुष होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे ज़रा इनके जैसे, जो इनके जैसी जॉब कर रहे होंगे, जो इनके जैसी जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। आप उनको थोड़ी सी सलाह दे सकते हो, आप उनको बोल सकते हो भैया अन्य ऑप्शंस भी हैं, आप पहले फोकस कर लो अपने लाइफ इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, ठीक है। उसके बाद आप फोकस करना कि आपको लेना क्या है। शोबाजी के चक्कर में सारी ज़िंदगी नर्क बना लोगे आप, अपनी सारी ज़िंदगी एक डेट ट्रैप में फंस के रह जाओगे। कार लोन कितना बड़ा डेट ट्रैप है वो आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप डेप्रिसिएटिंग एसेट के बारे में नहीं पढ़ोगे। और हम सब पढ़ कर भी इग्नोर करते हैं। ये MBA वाले भाई साहब पढ़े भी तो होंगे, डेप्रिसिएटिंग एसेट क्या होता है, कंपनी के केस में भी पढ़े होंगे, पर्सनल फाइनेंस में भी पढ़े होंगे, MBA में सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन इनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो जब ये देश इतना काबिल है, उसके बाद भी अगर पिछड़ा हुआ है, तो इस देश में कुछ फंडामेंटल एजुकेशनल लॉसेस हुए हैं, उसको हम सब भुगत रहे हैं, आने वाले समय में और बड़े लेवल पे भुगतेंगे। तो ये हम आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दें और एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने समझाने में मदद करें, तभी हम आप सब एज अ कम्युनिटी ग्रो कर पाएंगे। मुझे पता है ये गिलहरी प्रयास है, बहुत से अच्छे लोग भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एकदम ना इस चरम पे जाना है कि भाई साहब ऐसा पर्सनल फाइनेंस करेंगे कि अपनी लाइफ स्टाइल पे कोई पैसा खर्च ही नहीं करना है, ना ही इस चरम पे जाना है कि एकदम अति मचा देनी है कि 20,000 की भी सैलरी हो तो हम 1 लाख का आईफोन लेकर ही चलेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अपना घर मत खरीदो, तो वो भी एक तरीके की अति है। भाई हम अप्रिसिएटिंग एसेट है वो, हम जिस ज़मीन पे पैसा लगा रहे हैं आने वाले समय में हम अपने किराए बचा रहे हैं, प्लस वो एक सपना होता है कई लोगों का, वो अलग लेवल का सपना है, वो शो ऑफ वाला सपना नहीं है। तो दोनों अति से हमको बचना है कि एक एकदम इतना कंजूस बन गए कि कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं, एक एकदम इतना भयंकर पैसा फूंक रहे हैं कि घर वाले हमको घर में घुसते ही पहले लाठियों से स्वागत करते हैं, चाहे मम्मी पापा चाहे बीबी बच्चे, समझ रहे हो ना। तो अभी के लिए इतना, वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, यहाँ तक जितने भी लोग आए हो वो ज़रूर लाइक कर देना, बाकी जिनको भागना होगा वो भाग चुके होंगे। इतनी लंबी वीडियो अभी मैं करोड़पति बनाने वाली बनाया होता सब यहाँ तक आए होते, खैर क्या कर सकते हैं, उन सब के अपने ही मौज हैं, अपने ही स्वैग में रहते हैं वो सब। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।